Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 6th lecture of PMC MDCAT Crash Course. Today we will discuss chemical coordination. But before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. Chemical coordination. जैसा कि हमने yesterday पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसमें न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है न्यूरॉन की वजह से, ठीक है, उसमें न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। बेस फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरॉन है, ठीक है। इसी तरह जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है होती है थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं इधर। और हार्मोन किधर से आते हैं? हार्मोन जो है वो ग्लैंड से आते हैं, ग्लैंड। और ग्लैंड की सिक्रीशन है, ठीक है, ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं और स्पेसिफिक ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड जो है सेल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं हार्मोन। अच्छा जी, अब ग्लैंड की जो है हमारे साथ 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरे को हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, ये क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की ये जो है जिसकी ये सिक्रीशन है ये डक्ट में करता है। जितनी भी हार्मोनल सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड की होती है वो डक्ट में सिक्रीट करता है और टारगेट साइट पर पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये ब्लड में सिक्रीट नहीं करता, इसकी अपनी सिक्रीशन हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड को हम टेयर ग्लैंड भी कहते हैं, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, दूसरा हमारे साथ है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये इसकी सिक्रीशन हार्मोनल सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्टली जो है ये सिक्रीट करता है और वो फिर स्पेसिफिक टारगेट साइट तक वो हार्मोन पहुंच जाता है, जिसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशन है, थायराइड ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशन है और एड्रीनल ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशन है वो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी टाइप जो है ग्लैंड की है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो है अब दोनों एक्टिविटीज़ होती है। ये जो है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मींस कि ये डक्ट में भी सिक्रीट करता है और ये ब्लड में भी सिक्रीट करता है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो पेनक्रियाज है, लेबर है और टेस्टिस है, ठीक है। अच्छा, हार्मोन की बात करते हैं कि हार्मोन है क्या, ठीक है। हार्मोन की तो हार्मोन हमारे साथ वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये जो है ब्लड में भी जाता है, डक्ट में भी जाता है, ठीक है। क्या करता है ये बॉडी में? ये रेगुलेट करता है बॉडी की जो मुख्तलिफ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पॉइंट जो है MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है हम उसको कहते हैं सिक्रेटिन, जो कि फर्स्ट क्रिस्टलाइन हार्मोन है उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, और फर्स्ट सीक्वेंस्ड हार्मोन जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इसको 1951 ने सेंगर ने इसको जो है इसकी सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरा हम पढ़ते हैं हार्मोन की टाइप्स है हमारे साथ, उसको हम जर्नली पढ़ते हैं, फिर आगे उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कितनी टाइप्स है और क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हार्मोन की हम बात करें तो स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन जो है इसकी ये हार्मोन की जो है वो टाइप से। दूसरा हम बात करें अमाइनो एसिड हार्मोन, ये भी टाइप है। प्रोटीन और पेप्टाइड, ये उसका तीसरा टाइप है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी इसका टाइप है। और फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ये भी इसका टाइप है। अच्छा जी, हम स्टीरॉयड हार्मोन को डिस्कस करते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन इसके जो एग्जांपल है सेक्स हार्मोन के है। तो सेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? उसमें एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है और टेस्टोस्टेरोन आता है। और अदर हार्मोन जो हमारे साथ स्टीरॉयड के है वो है एड्रीनल कोर्टेक्स, जो कि रिलीज़ करता है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। 2 उसके फिर आगे फर्दर पार्ट से, फर्स्ट को हम कहते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं हम एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कोर्टेक्स जो है
है कोर्टिसोल रिलीज़ करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है, और एड्रीनल मेडुला हमारे साथ इफिनेफ्रिन और नॉन इफिनेफ्रिन रिलीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है थायरोसिन की इसकी टाइप्स आते हैं, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडाइनिन, इसको हम T3 भी कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड है और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। जैसे कि हमने आगे पहले बात की है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की, जो कि एड्रीनल मेडुला रिलीज़ करते हैं, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। प्रोटीन और पेप्टाइड की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैराथार्मोन, ये हमारे साथ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है प्रोलैक्टिन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो है प्रोटीन है, सही है। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये पेप्टाइड है, मीन चेन है, पेप्टाइड ऑफ 9 अमीनो एसिड, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैराथार्मोन, ये हमारे साथ लार्ज पॉलीपेप्टाइड है। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन हमारे साथ है एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो है फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। अच्छा, हम जो है अब ग्लैंड को वन बाय वन जितनी भी ग्लैंड है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं हाइपोहाइसिस, ठीक है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है बाय स्टॉक, वी कॉल इट एज अ इन्फेंडिबुलम, ठीक है। ये बात याद रखें। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो इसको 0.5 ग्राम इसकी वेट होती है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और तीसरे को हम कहते हैं मिडल लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी है, हम इसको एड्रीनो हाइपोहाइसिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसको हम न्यूरो हाइपोहाइसिस भी कहते हैं, और ये जो तीसरा है इसको मिडल लोब है, जो कि मेलानोसाइट्स जो है वो रिलीज़ करता है। अच्छा, हम अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जिसको हम कहते हैं एड्रीनो हाइपोहाइसिस, इसको हम डीपली डिटेल में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये रिलीज़ करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। दूसरा इसका काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन T3 एंड T4 रिलीज़ करे। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि मैसेज करके स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला को कहता है कि आप जो है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करें। दूसरी जो है हमारे साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी लोब को रिलीज़ करता है, ये फीमेल में होता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ICSH ये जो है मेल में होता है, इंटरस्टिशियल सेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कार्पस लूटियम जो है रप्चर फॉलिकल होता है वो रिलीज़ करता है, ठीक है, फिर कार्पस लूटियम बन जाते हैं, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। ICSH की अगर हम बात करें तो ये इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इंटरस्टिशियल सेल है, लैडिक सेल है, ये रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो कि वो मेल सेक्स हार्मोन है। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये जो है जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ हो। दूसरी बात प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करें तो ये मिल्क स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि प्रेगनेंसी वाले वुमेन में होती है। अच्छा जी, पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें पोस्टीरियर लोब की, तो ये सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो इसका हार्मोन है वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस नाम को फिर ये MCQs में आ जाए तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेसोप्रेसिन क्या है, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है। अच्छा जी, मिडल लोब की अगर हम बात करें तो मिडल लोब जो है वो हमारे साथ रिलीज़ करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जो कि मेलानिन रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर मेलानिन जो है वो डार्क पिगमेंट है, और ये जो है जो फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसमें उस टाइम पर ज़्यादा होता है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन को हम डिस्कस करते हैं।
सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन को। सोमेटोट्रोपिन जो है, जैसा कि ग्रोथ हार्मोन नेम से जो है वो वाज़ेह है कि ये बॉडी में जो है प्रोटीन सिंथेसिस को, इसकी रेट को प्रमोट करता है, इंक्रीज सेल डिवीजन मीन बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है। इन सेल इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड को जो है वो अपटेक करता है। और अगर हम बात करें डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन इन चाइल्ड, अगर चाइल्ड में जो है डिफिशिएंसी आ जाए ग्रोथ हार्मोन की तो वो बंदा फिर ड्वार्फ हो जाता है, ठीक है, ड्वार्फ होता है। अगर हम एक्सेस की बात करें, एक्सेस ऑफ सोमेटोट्रोपिन इन चाइल्ड, तो वो बंदा जाइजेंटिज्म का शिकार हो जाता है, जिसमें चाइल्ड के जो बोन्स है वो बहुत लंबे हो जाते हैं एब्नॉर्मली, ठीक है। अगर हम एक्सेस ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इन एडल्ट की बात करें तो एक्रोमेगेली जो है उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। एक्रोमेगेली जो है वो क्या है, जो भी ये भी बोन्स की जो एबनॉर्मल साइज़ जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ है जो कि साइज़ में बढ़ जाते हैं, जिस तरह जा बोन और रेस्ट बोन, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे डिस्कस करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये भी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है और थायराइड ग्लैंड को कहता है कि आप T3 एंड T4 जो है उसको रिलीज़ करें, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। अच्छा जी, तो दूसरा हमारे साथ है ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये भी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करता है और एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको कहता है कि उसमें फिर दो पार्ट्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला, ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको कहता है कि आप सिक्रीट करें कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, जबकि एड्रीनल मेडुला है उसमें ये फिर नहीं होता है। एड्रीनल मेडुला जो है ये नर्व के साथ जब नर्व में इसमें सिग्नल आ जाता है कि आप एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करो, तब ये रिलीज़ होता है। ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसको ये इंड्यूस नहीं कर सकता कि आप एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करो, जो कि एड्रीनल मेडुला के हार्मोन हैं। T3 और T4 की अगर हम बात करें, T3 और T4 के थायराइड ग्लैंड ये रिलीज़ करता है, ठीक है। T3 और T4 ये जो है ये टायरोसिन अमाइनो एसिड जो है ये इसके डेरिवेटिव है, ये जो है स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, हमने आगे बात की। अब हम इसकी जो है हाइपरथायरॉयडिज्म को डिस्कस करते हैं, जबकि थायराइड ग्लैंड जो है ये ज़्यादा सिक्रीट करता है T3 और T4 को, तो तभी क्या होता है, तब होता है ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ का हम किसको कहते हैं, उसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ से कहते हैं कि एबनॉर्मल एंटीबॉडी जो है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी जिसकी जो सिमिलर हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, बदन में एबनॉर्मल जो है बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडी बन जाती है जो सिमिलर हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, तो वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्रोथ। इधर जो है थायराइड की इज़्ज़त दो का कहा जाता है, वो समझता है कि ये TSH है, लेकिन वो एबनॉर्मल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो वो थायराइड ग्लैंड को जो है मोर एंड मोर स्टिमुलेट करता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो रिजल्ट ग्रेव्स डिजीज़ बन जाते हैं। तो इसकी एक कंडीशन है एक्सोप्थेल्मिया, प्रोटेक्शन ऑफ आई बाल, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ आई बाल। ये आई बाल जो है ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेव्स डिजीज़ की जो है वो निशानी है। अच्छा, अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, मीन के अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो वो किसी वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि थायराइड ग्लैंड को जो है आयोडीन की रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आयोडीन नहीं हो तो फिर ये इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है। तो इधर एक डिजीज़ है गोइटर क्रिश्चियनिज्म और मैक्सिडेमा, ठीक है। ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ है, ठीक है, जो कि आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं। हम पहले को डिस्कस करते हैं गोइटर, ठीक है, गोइटर क्या है। अच्छा, तो ये थायराइड ग्लैंड जो है, जब थायराइड ग्लैंड हमारे साथ इनलार्ज होते हैं, ठीक है, तभी कभी इनलार्ज होते हैं, तब ये इनलार्ज होते हैं जबकि आयोडीन की डिफिशिएंसी बॉडी में आ जाती हो, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड जो है अपना फंक्शन सही से अदा नहीं करता, तो तभी डिजीज़ आ जाती है गोइटर, ये जो है बॉडी में अराइज हो जाती है। अच्छा, तो अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी आ जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है फिर लेवल ऑफ T3 और T4 को ये सिक्रीट नहीं करता, तो इसकी जो जिसकी जो लेवल है बॉडी में T3 और T4 की वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो डिटेक्ट कर देता है कि T3 और T4 इसकी जो
कंसंट्रेशन है, लेवल है वो बॉडी में जो है वो कम हो गई, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है इन द फॉर्म ऑफ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर के। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है और उसको जो है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप TSH रिलीज़ करो। TSH इसी वजह से रिलीज़ करो क्योंकि T3 और T4 बॉडी में कम है। TSH ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप T3 और T4 वो सिक्रीट करो, ठीक है। तो TSH जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो T3 और T4 वो रिलीज़ करे। लेकिन इधर बात आ जाती है आयोडीन की डिफिशिएंसी की। थायराइड ग्लैंड के साथ वो आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है, आयोडीन सफिशिएंट नहीं होता, आयोडीन सफिशिएंट नहीं होता, तो इसी वजह से जो है वो TSH रेगुलर स्टिमुलेशन करता है और इसी वजह से जो है और थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है लेकिन वो अनेबल होता है कि वो रिलीज़ करे T3 और T4 को, ठीक है। तो इसी वजह से रेगुलर स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्ज हो जाता है और इधर नेक में, और इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। क्रिएशनिज्म की अगर हम बात करें, क्रिएशनिज्म की ये भी जो है थायरोक्सिन रिलेटेड ये भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की जो है वो इससे रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन एट बर्थ, जब ये डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हो एट बर्थ, ठीक है, तो उसी टाइम जो है इस डिजीज़ को हम कहते हैं क्रिएशनिज्म, ठीक है, एट बर्थ। कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो कैल्सिटोनिन जो है ये सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। अच्छा जी, इसकी बहुत अहम फंक्शन है बॉडी में। डिक्रीज जो है जब कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है तो ये ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को डिटेक्ट करता है और कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करता है, ठीक है। कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करता है तो इसी वजह से जो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसको नॉर्मल रखता है। जबकि कैल्सिटोनिन नहीं हो तो ब्लड में जो है वो कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो तभी जो है बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं, जैसे किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन वो भी जो है जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो, किडनी कैल्शियम को फिल्टर करे तो किडनी में जो है फंस जाते हैं, जो कि किडनी स्टोन बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो कैल्सिटोनिन जो है इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बात भी हो गई इसमें। इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम इन किडनी, ये बात भी हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन की। अगर हम बात करें डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन की, अगर कैल्सिटोनिन जो है वो डिफिशिएंट हो, ठीक है, तो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो हाई हो जाता है, सही है। वैसे ये नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कैल्शियम हो तो उसको बोन में डिपॉजिट करता है। अगर डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन आ जाए तो ब्लड लेवल जो है उसमें ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ मसल, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और किडनी स्टोन ये भी जो है ये है इसका जो है इसमें किडनी स्टोन भी अराइज होती है डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से। अच्छा जी, कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन की हम बात करें तो इसकी सिक्रीशन को कोई स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो जो है वो कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है वो बाय नर्व होता है, न्यूरॉन जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कैल्सिटोनिन रिलीज़ हो जाए या ना ही रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये सारा न्यूरॉन इसको कंट्रोल कर रहा है, ये हार्मोन के अंडर नहीं आता। पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम बात करें, पैराथायरॉयड ग्लैंड की, सही है, ये 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसकी पोजीशन जो है एट द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है पैराथ हार्मोन, ठीक है, पैराथ हार्मोन ये तो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है। अच्छा जी, दूसरा बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज, इसको हम हेटेरो ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, हेटेरो ग्लैंड इसी वजह से कहते हैं कि इसके दोनों ही फंक्शन है, एक्सोक्राइन वाले भी और एंडोक्राइन वाले भी, इसी वजह से हम इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अच्छा जी, तो एंडोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल की अगर हम बात करें इसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, ठीक है, जिसकी बहुत अहम सिक्रीशन है। अल्फा सेल की अगर हम बात करें तो ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल की बात करें सिक्रीट करता है इंसुलिन, और डी सेल की बात करें तो ये सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन, एफ सेल की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अच्छा जी, इसका एक अहम हार्मोन है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियास का इंसुलिन, ठीक है,
इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है, 51 अमाइनो एसिड से। अच्छा जी, इंसुलिन जो है इसकी क्या रोल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये कैसे करता है, ऐसे करता है कि ब्लड में जितनी भी ग्लूकोज हो तो उसकी जो है वो अपटेक उसको ज़्यादा करता है। लीवर को भी कहता है मसल एडिपोज टिश्यू, उसमें जो है वो ग्लूकोज की डिपोजिशन को ज़्यादा करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी इसके जो अहम फंक्शन है वो ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन ये ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है जो कि मसल में फिर स्टोर्ड होता है, ठीक है, और लीवर में भी। तो ये जो है ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है कि ग्लूकोज कम हो और ग्लाइकोजन ज़्यादा हो, ठीक है। ये इसी वजह से कि ग्लाइकोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, ग्लाइकोजन जो है फर्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तभी जो है हम उसके लिए एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को ये दूसरी इसका अहम फंक्शन है, ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं लिपोजेनेसिस, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। दूसरी बात इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये स्टॉप करता है, ठीक है, वो चीज़ों को ये स्टॉप करता है जिससे जो है वो ग्लूकोज बनता हो। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन के ग्लाइकोजन को जब ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो ग्लूकोज बनता है, तो इस फैक्टर को इसको जो है स्टॉप करता है कि ये वाला प्रोसेस नहीं हो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की, ग्लूकोज ज़्यादा ना बने, ठीक है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस की बात करें तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो कि ग्लूकोज बनता है अमाइनो एसिड से, ठीक है, प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस को। इसको भी स्टॉप करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो नहीं बने बॉडी में, ठीक है। अमाइनो एसिड की जितनी भी अपटेक है उसको जो है वो इंक्रीज़ करता है कि अमाइनो एसिड, क्योंकि बाद औकात अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में, जिस तरह हमने बात की ग्लूकोन्यूजेनेसिस में अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये बनाता है। तो इस प्रोसेस को भी जो है वे स्टॉप करने के लिए अमाइनो एसिड की अपटेक को ज़्यादा करता है, ठीक है। अब हम डिफिशिएंसी की बात करें, इंसुलिन की डिफिशिएंसी की, अगर इंसुलिन जो है बॉडी में डिफिशिएंट हो तो बॉडी में जो है कौन से डिजीज़ जो है वो फिर राइज होंगे। तो जैसा कि हमें पता है डायबिटीज़ मेलिटस जो कि बहुत कॉमन वो डिजीज़ है, ठीक है, जो कि इंसुलिन की वजह से होते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, तब फिर हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, ठीक है। पोलीयूरिया मीन के जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस हो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करेगा, ठीक है। पोलीडिप्सिया मीन जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस हो उसको ज़्यादा जो है वह थ्रस्ट लगेगी, ठीक है, वो ज़्यादा प्यासा होगा। फिर पोलीफेजिया मीन एक्सेस हंगर, जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस हो तो उसको ज़्यादा जो है वो हंगर लगेगी। तो ये इसकी जो है 3 अहम सिचुएशन है जब बॉडी में इंसुलिन की डिफिशिएंसी आ जाए डायबिटीज़ मेलिटस की। अब हम बात करते हैं ग्लूकागोन। अच्छा जी, ये इसका इंसुलिन का काउंटर पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, ग्लूकागोन ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो राइज करता है, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो फॉल हो जाता है तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, ठीक है, स्टॉप करता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जिससे ग्लाइकोजन बनता हो वो वाला क्योंकि ग्लूकोज से ही बनता है तो ग्लूकोज की लेवल फिर कम हो जाती है, तो इस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है। लिपोजेनेसिस की हम बात करें तो ये लिपोजेनेसिस को भी स्टॉप करता है, ठीक है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस इसको भी स्टॉप करता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसको प्रमोट करता है कि ग्लाइकोजन ब्रेक हो ग्लूकोज में, तो ये वो वाले फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा जिससे जो है बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा जो है वो बनता हो, ठीक है। जिसमें ग्लूकोज बनता हो वो वाले फैक्टर जो है वो ग्लूकागोन स्टिमुलेट करेगा। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत कम हो तब ग्लूकागोन रिलीज़ होता है, और ये जो है ग्लूकोज लेवल को जो है नॉर्मल लाने के लिए ग्लूकागोन रिलीज़ करता है। अब हम जो है दूसरी ग्लैंड की बात करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे साथ एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है अबव किडनी, इसकी पोजीशन है वो अबव किडनी ये होता है। बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की, सही है। एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये अबव किडनी होता है।
सही है। पेयर्स में होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल मेड्यूला भी इसका पार्ट है। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है आउटर पार्ट में होता है, ये जो है स्टिमुलेटेड बाय एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को कि आप एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज कर दे, ठीक है, एल्डोस्टेरोन को भी, जिसको हम कहते हैं मिनरल कोर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा जी, एड्रीनल मेड्यूला इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये इनर पार्ट होता है। ये सिक्रीट करता है एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है, टायरोसिन, ठीक है। दूसरी बात, नॉन एफिनेफ्रिन की बात करें तो ये जो है वेसो कंस्ट्रक्शन करता है इन स्किन में, ठीक है। एंटी एलर्जिक सब्सटेंस, सही है। एफिनेफ्रिन जो है उसके लिए यूज़ होता है एंटी एलर्जिक सब्सटेंस के लिए। दूसरी बात, एफिनेफ्रिन जो है वो क्लिनिक्स में यूज़ होता है एज अ हार्ट स्टिमुलेंट पेशेंट के लिए, ठीक है। ये बात भी हो गई। गोनेट की अगर हम बात करें तो गोनेट्स ऑर्गन वेयर गेमीट प्रोड्यूस, हमारे पास गोनेट वो ऑर्गन है जिधर गेमीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो गेमीट्स कौन कौन से है, एक स्पर्म है और एक एग है, ठीक है। अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि स्पर्म कौन बनाता है, एग कौन बनाता है, ठीक है। तो ओवरीज, फीमेल में जो है वो ओवरीज होती है, जो कि इसको हम कहते हैं फीमेल गोनेट्स, ठीक है, ठीक है। ये प्रोड्यूस ओवम, इसको ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एग भी कहते हैं। ये और मोर ओवर ये जो है सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन, ठीक है। सेक्स हार्मोन को भी ये सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अच्छा जी, एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको जो है वो मैच्योर करता है, सही है, उसकी डेवलपमेंट करता है। दूसरी बात, प्रोमोट मेमोजेनेसिस, मीन जो है जो कि ब्रेस्ट मिल्क है उसको भी जो है वो ज़्यादा करता है, इसको स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा हो प्रेगनेंसी में, ठीक है। दूसरी बात, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक पोजीशन में पोजीशन पर जितने भी हेयर्स हो तो ये एस्ट्रोजन उसको बढ़ाता है कि ज़्यादा हो फीमेल में, ठीक है। प्रोमोट्स जो है वो साइक्लिक चेंज इन यूटेरिन म्यूकोसा, ठीक है। यूटेरिन म्यूकोसा में जो है जो साइक्लिक चेंज हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो वाले सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यूट्रस में, तो वो सारे जो है वो एस्ट्रोजन वो प्रोमोट करता है, वो चेंजेस, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की हम बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन की, तो ये वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस करता है, ठीक है। वेस्कुलराइजेशन इसका बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एस्ट्रोजन का भी बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरोन की हम बात करें तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तीसरी इसकी बात यह है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी, जो कि ब्रेस्ट बनती है, ठीक है, प्रेगनेंसी में, तो उसको डेवलप करते हैं जिसमें मिल्क पर आता है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, तो ये प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। स्टिमुलेटेड फ्रॉम कॉर्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा, सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज़ होता है कॉर्पस लूटियम से, ठीक है, और प्लेसेंटा से। अगर डिफिशिएंसी आ जाए प्रोजेस्टेरोन की तो ज़ाहिरी बात है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, डिफिशिएंसी आ जाए प्रोजेस्टेरोन की तो ये एबॉर्शन होता है, ठीक है, एबॉर्शन होता है प्रेगनेंसी की। अच्छा जी, दूसरा हमारे साथ मेल गोनेट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेल गोनेट, टेस्टिस को हम मेल गोनेट कहते हैं, सही है। टेस्टोस्टेरोन जो कि रिलीज़ करता है टेस्टिस एंड प्रोड्यूस, दूसरी बात ये मेल गेमीट को प्रोड्यूस करता है, मेल गेमीट स्पर्म। अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन की हम बात करें और इसकी रोल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि मेल में होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही की वजह से होता है, सही है। डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। प्रोमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं जिसके ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बनते हो, ठीक है। और प्यूबिक पोजीशन पर जो हेयर होते हैं, ठीक है, प्यूबिक प्लेस पर, तो उसकी अपीयरेंस ये भी जो है टेस्टोस्टेरोन वो इसकी वजह से होता है, जिस तरह जो है फीमेल में एस्ट्रोजन करता है इसकी वजह से, और मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। जो हेयर होते हैं प्यूबिक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करता है कि वो अपीयर हो हेयर्स। अच्छा जी, हम जो है फीडबैक मैकेनिज़्म की इधर बात करते हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज़्म की एक कोर्स सिलेबस में भी है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, हम फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो ये भी इंटरेक्शन है, जिस तरह मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन वो भी इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन है
बदन में बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, सही रिएक्शन के। तो उसी प्रोडक्ट जो है उसी प्रोडक्ट की वजह से ये अपना जो प्रोसेस है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, या उसको प्रमोट करता है, इनहिबिट करता है। तो इसकी फिर फर्दर टाइप है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है वो अगेंस्ट द स्टिमुलस होता है, ठीक है, अगेंस्ट द स्टिमुलस होता है। और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफाई करता है जितने भी चेंजेस हो। तो नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें, अच्छा जी, हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं, जिस तरह हमने बात की अगेंस्ट स्टिमुलस होते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल इसकी कि थर्मो रेगुलेशन की बात करें, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको रेस्टोर करता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम नेगेटिव फीडबैक की है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किए हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन का, जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से जो है वो हट जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से या इंसुलिन को कहता है कि आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो, ठीक है, या ग्लूकागॉन को कहता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को रिलीज़ करो, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल हो गए। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो एम्पलीफाई करता है प्रोसेस को। जिस तरह चाइल्ड बर्थ में हमने बात की थी, चाइल्ड बर्थ में, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूटेरिन वाल को और कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इससे जो है वो बेबी जो है वो फर्दर जो है आगे जाता है और वो फिर चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, जिसको हम पेरिटोनेशन भी कहते हैं। तो दूसरी एग्जांपल की हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की, जो कि लैक्टेशन का है, ठीक है। जब कोई बेबी जो है वो फीड हो रहा होता है, जितने भी वो मिल्क सक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क आता है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है। तो ये तो हो गया आज का जो लेक्चर, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन पर था। इंशाल्लाह टुमारो जो है हम फिर नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे।